पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई ताउन में नई जहद के तौर पर बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ होने वाली जारहियत दोनों पर हमला तस्वुर की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती और खित्ते और दुनिया में अमन कायम करने के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का भी कहना है कि सऊदी और पाकिस्तान जाहरे के सामने एक ही सफ में हमेशा और अबद तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। 1967 से ताउन जारी है। 1979 में पाकिस्तानी खुसूसी दस्तों ने सऊदी अफवाज की मदद से मस्जिदुल हराम को बाजियाब करवाया। 1982 में दो तरफा सलामती ताउन के मुआहदे के तहत पाकिस्तानी तरबियत, मुशावरत और तैनाती की सहूलत पैदा हुई। ऐसे वक्त भी रहे हैं कि 20,000 तक पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में तैनात रहे और सऊदी अरब पाकिस्तानी हथियारों का बड़ा खरीदार बन गया। 2015 में दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में बनाए गए फौजी इत्तेहाद में भी पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। ये नया मुआहदा अमली तौर पर मौजूदा दिफाई वादों और रिश्तों को रस्मी शक्ल देता है। माहिरीन के मुताबिक ये मुश्तरका दिफाई छतरी की हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के लिए मुआहदा स्ट्रेटेजिक और माशी दोनों लिहाज से फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये माली मुश्किलात के वक्त सऊदी सरमायाकारी और इमदाद को यकीनी बना सकता है और इस्लामाबाद के किरदार को अरब ममालिक को सलामती फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर तक़वियत देता है। जबकि सऊदी अरब के लिए मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में इजरायली जारहियत के खतरात के खिलाफ दिफा को मजबूत करता है। ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब अरब सरबराही इजलास के नतीजे में इज्तिमाई सलामती की तरफ झुकाव सामने आया और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ी। हालिया बरसों में इजराइल, कतर, ईरान, लबनान और यमन पर हमलों ने खित्ते में सूरत हाल को बहुत नाजुक कर दिया और इसी सब के दौरान पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, ऐसे दुश्मन को जिसे इजराइल की पूरी मदद हासिल थी। यूं ये मुआहदा पाकिस्तान के दिफाई किरदार को खलीज के साथ साथ जनूबी एशिया के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक ढांचे के साथ मजबूती से जोड़ता है और मशरिक़ वुस्ता की हिफाजत में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करता है। ये मुआहदा कसीर वसाइल जैसे सऊदिया और मजबूत फौजी सलाहियत जैसे पाकिस्तान के यकजा होने जैसा है, जो खित्ते में एक गेम चेंजिंग कदम है। ऐसे में बुनियादी सवालात यही हैं, ये मुआहदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को किस हद तक बदलने जा रहा है। इस पर अमरीकी, इजरायली और भारतीय रद्दअमल क्या होगा? क्या अरब ममालिक अपने लिए अमरीकी इन्हिसार को कम से कम करने जा रहे हैं? और क्या मुस्तक़बिल करीब में ईरान और खलीजी ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं? इसी अहम पेशरफ्त पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा कि ऑपरेशन बनियानुम मरसूस जनूबी एशिया ही नहीं मशरिक़ वुस्ता में भी बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करने जा रहा है। शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता रात से जब से ये मुआहदा हुआ है इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा रही, गुफ्तगू बहुत हो रही है, बहुत से तज्ज़िये दिए जा रहे हैं हमसाया मुल्क से भी और वहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। खुशी का इजहार भी भरपूर हो रहा है, जो लोग बहुत मुतमईन है इस मुआहदे से। आप किस तरीके से इस मुआहदे को देख रहे हैं? कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर सकता है ये मुआहदा और कितना इसका फैलाव बढ़ सकता है? जी, बहुत अहम पेशरफ्त है मेरे ख्याल में, खित्ते के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अहम है। और उसकी वजह यह है कि ऐसे माहौल में, आलमी माहौल के अंदर, जबकि पुराने तमाम अलायंसेस इस हद तक के नेटो के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो इल्हाक किस हद तक अफादियत है उसके अंदर, या किस हद तक अमेरिका उसके साथ जुड़ा रह सकता है। ऐसे माहौल के अंदर दो बड़े ममालिक, दो इस्लामी ममालिक आपस में एक इल्हाक का अंदिया देना या एक एग्रीमेंट करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ख़ास तौर पर इस वक्त क्योंकि नया पुराना ऑर्डर ख़त्म हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, और नया ऑर्डर अभी तश्कील नहीं पाया। तो ऐसे में कम से कम दो मुल्क या दो मुल्कों के बिहाफ पे कुछ ममालिक मिल के शायद इससे दो से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सऊदी अरब है तो बाकी जीसीसी भी किसी न किसी हद तक शामिल हो जाएगा। तो इनका आपस में एक समझ रखना बहुत अहम होगा। ये कोई नई बात नहीं है, तारीखी तौर पर होता आया। मैंने नेटो का जिक्र किया, वार्सो पैक्ट हमारे सामने है, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना एक मुल्क जो कि मिस्र और शाम के बीच में ज़्यादा देर चल ना पाया, इल्हाक हुआ। लेकिन ये वाला जो है ये तारीखी रिश्तों पे मबनी है और उन तारीखी रिश्तों को एक तरह से मुसलमा मोहर सब्त कर दी गई है इस ताल्लुक के बाद। अब इसकी कहाँ तक अफादियत होगी, कहाँ तक इसके असरात जाएंगे, वो देखना है। मेरे ख्याल में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बजाय पाकिस्तान का रोल एक नेट
सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आएगा। यानी पाकिस्तान ये नहीं कि अपनी अफवाज मिडल ईस्ट में जाके झोंक देगा, लेकिन ये याद रखें कि अमेरिका के दोनों इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं, सऊदी अरब तो है ही है, पाकिस्तान भी बहुत कुर्बत हासिल कर चुका, और अमेरिका चाहता है कि इसराइल का जो रोल वहां पे है और जिससे इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, खासतौर पर सऊदी अरब भी, और कतर पे हमला हुआ रिसेंटली, तो सऊदी अरब को एक रीएश्योरेंस चाहिए, एक ऐसे न्यूक्लियर कवर की जो कि पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री का साथ होना, जिस तरीके से अमेरिका नेटो के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का रोल अदा करता है पाकिस्तान, और एक एश्योरेंस देता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, इसके असरात और भी हैं, यानी ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात ये जो हैं वो ये भी इंश्योर कराएंगे सऊदी अरब को भी और ईरान को भी कि सऊदी अरब भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा पाकिस्तान से बगैर सलाह मशवरा किए हुए जो कि ईरान के खिलाफ हो सकता है। दूसरा, इसराइल के लिए एक चेक है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को फ्री ना समझे कि जो वो चाहे करे। अब पाकिस्तान का किसी हद तक मिडल ईस्ट में रोल है। ये भी याद रखें कि अमेरिका की जो सेंटकॉम है, जिसका दायरा जो इख्तियार है वो तकरीबन पूरा मिडल ईस्ट है, उसमें पाकिस्तान को भी वो मिडल ईस्ट में शामिल करते हैं। जब आप ये देखते हैं तो आप देखते हैं पाकिस्तान अब मशरिक़ वुस्ता का एक इंपॉर्टेंट मुल्क बन के सामने आ रहा है। और असरात क्या हैं? सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अच्छा, अब भारत को भी एक चेक आएगा, क्योंकि जहां इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो वहां भारत को भी चेक आएगा कि वो ऐसा खेल ना खेले जहां पर सऊदी अरब जितना। शहजाद साहब, कतई कलामी की माज़रत, आप जब भारत के चेक की बात कर रहे हैं, भारत ने हमें अभी तक ये कन्वे किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अब इस चेक के नीचे मोहतात रवैयों के साथ रहेगा या फिर एडवेंचर कर सकता है? चेक में ही रहेगा ना, पॉज में ही रहेगा, पॉज में ही रहेगा, और पॉज में है और पॉज में रहेगा। और उसकी वजह वाज़ेह है कि उसको पॉज कहे या ना कहे, पॉज तो हो गया, और पॉज जो उसने शुरू किया था काम रुक गया, वो तो बहरहाल उसको छोड़िए, ये छोटी बातें हैं। हमें बड़ी बात सोचनी है, हमें ये देखना है कि खित्ते के अंदर क्या असरात आएंगे। भारत को भी अब पहले तो पाकिस्तान की वजह से, और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो इल्हाक है और सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारी चीजों को आपस में मरबूत कर देती है। ये भी देखना है कि भारत कितना इंडिपेंडेंट रह सकता है अपनी खारजा पॉलिसी में। क्या वो अमेरिका का पिट्ठू बनेगा? अगर बनेगा तो उसका रोल क्या होगा? और फिर उस सूरत में जो ये जो इल्हाक है और अहम होकर सामने आएगा, क्योंकि भारत अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो फिर उसके ऊपर कोई और चीजें एक्ट करेंगी, उसको चेक करेंगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि मजमूई तौर पर एक बहुत ही जिसे कहते हैं मुस्बत पेशरफ, लेकिन चूंकि आलमी मंजरनामा बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, इस बदलते मंजरनामे में इसकी अफादियत कहां तक रहती है और किस हद तक बढ़ के सामने आती है, जब मंजरनामा अपनी शक्ल में आएगा तो फिर समझ आएगा। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, सऊदी अरब का अमेरिका से 1945 से सिक्योरिटी मुआहदे रहे। कभी कभार सऊदी अरब ने आंखें भी दिखाई, बदएतमादी का इजहार भी किया। शाह फैसल दौर की बात कर ली जाए, मगर क्या अब सऊदी अरब ऐसी स्टेज पर पहुंच गया जो हालिया वाकयात रहे कि मुकम्मल तौर पर मायूस हो रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि मगरबी साम्राज्य का मशरिक़ वुस्ता स्ट्रेटेजिक शिफ्ट तो नहीं कहा जाए, हमें ये कहो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट की पूरी सूरत हाल क्या साबित हो जाएगी? पाकिस्तान वो फ्रंट बन सकता है जहां पीछे चाइना और मिडिल ईस्ट के दिफा के लिए पाकिस्तान उस फ्रंट के तौर पे आगे खड़ा हो? देखिए, पाकिस्तान ज़ाहिर है अमेरिका को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, न चीन और रूस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर और मिडिल ईस्ट की एक क़ुव्वत के तौर पर, यानी पाकिस्तान एक जनूबी एशियाई मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है और इसे बहुत हवाले से, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से उसे मिडिल ईस्ट का हिस्सा भी माना जाता है। मिडिल ईस्ट की एक अहम क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 40 की दहाई से अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर रहा है सऊदी अरब का, लेकिन जहन में रखिए कि 50 की दहाई से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज अवेलेबल रही है, और पाकिस्तानी फ़ौज ने कई मौके पर सऊदी अरब के जहाज़ भी उड़ाए हैं और बहुत अरसे तक वहाँ पे स्टेशन रह के पाकिस्तान ने सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। तो इस वक्त जो नई बात है वो ये है कि जो मुकम्मल इन्हसार अमेरिका पर पैदा हुआ था अरब मुल्कों का, उस एतमाद में बहुत बड़ी ज़रब पड़ी है अमेरिका के हमलों की वजह से। जो इसराइल ने हमला कतर पर किया, उसमें जो अमेरिका का रवैया था, मालूम होते हुए, कतर के अंदर अमेरिका के अड्डे पर होते हुए, उससे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बदएतमादी अरब मुल्कों में उभरी है। और उन्होंने जिसको कहते हैं ना हेजिंग देयर बेट्स,
उन्होंने अपनी इंश्योरेंस करने की कोशिश की है। और जब इंश्योरेंस करने की कोशिश की है तो पुराने इत्तेहादी, जो पुराना एक सिक्योरिटी अलायंस था, उसको दोबारा जगाया है, जो ख़त्म तो कभी नहीं हुआ था। लेकिन हुआ ये था कि पाकिस्तान के बारे में अरब मुल्कों का रवैया बहुत बदल गया था। पाकिस्तान पर जब माशी मुश्किलात आई, इतने बड़ी मईशत, हमारी मईशत का कबाड़ा हुआ, तो ज़ाहिर ये तसव्वुर किया गया था कि पाकिस्तान के अब दिफा का भी वही हाल होगा। अगर मईशत का ये हाल है तो फिर दिफा कैसा होगा। तो पाकिस्तान के दिफा पर भी वो इतमाद नहीं था। अब भला हो मोदी साहब का, हमारे मेहरबान का। वैसे आपको पता है कल कौन सा दिन था, कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं? कल मोदी साहब का बर्थडे था और आपने बर्थडे का जो उनका केक था उसमें काला नमक डाला। और मुकेश अंबानी साहब जो उनके बहुत बड़े ATM हैं, जिनकी रिलायंस रूसी तेल को प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से फिर तो बड़ा जबरदस्त बर्थडे गिफ्ट मिला है मोदी साहब को। फिर तो हमने विश किया, बतौर कौम ही विश कर दिया सबने। देखिए मोदी साहब वो लीडर हैं जिनकी सलामती की दुआ भारत भी करता है और अब पाकिस्तान भी करता है। और मुकेश अंबानी साहब जो उनके ATM है, उन्होंने भी कहा कि भगवान करे कि ये 2047 तक जो हैं वो भारत के हाकिम रहें। और मैं आप भी यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे मोदी साहब भी हाकिम रहें, क्योंकि इनकी वजह से जितने उन्होंने खुद गोल किए हैं और जिस तरह की नफरत अंगेज़ पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई हैं, उसके नतीजे में भारतीयों के बारे में जो दुनिया भर के अवाम में, मगरबी अवाम में जो रवैया उभर रहा है वो हमारे सामने है। तो पाकिस्तान की जो कुव्वत देखे, बुनियान अल मरसूस में जो उनका ऑपरेशन संदूर है, उसमें एक तो पाकिस्तान की कुव्वत उभर के सामने आई। लेकिन सिर्फ कुव्वत नहीं उभर के सामने आई, पाकिस्तान की फाइटिंग स्पिरिट उभर कर सामने आई, पाकिस्तान की विल टू फाइट उभर कर सामने आई। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके इत्तेहादी को सिर्फ आपकी कुव्वत नहीं चाहिए, आपकी विल टू फाइट भी चाहिए। और उसमें हमारे अलायंसेस भी उभर कर आए कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, और जिन्होंने हमारा साथ दिया हम भी उनका साथ दे चुके थे। मिसाल के तौर पे तुर्की और अजरबैजान, पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल अलाई के तौर पर जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, जो पाकिस्तान की कदर कीमत थी, वो बढ़कर सामने आई। तो पाकिस्तान की तरफ वो लोग आए हैं। और सऊदी अरब के साथ तो हमारा जो डिफेक्टो ताल्लुक था, जो मुसलसल ताल्लुक था, उसने एक बाकायदा शक्ल ली है। और ये नई शक्ल पाकिस्तान की एक नई कुव्वत को, पाकिस्तान की नई अहमियत को, खित्ते की एक ताकत के तौर पर जाहिर करती है। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोनों मुल्कों के लिए। इसके लिए इसको वाटरशेड कहा जा रहा है और दुस्त कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक।